नमस्कार दोस्तों, प्रियदर्शी आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर्स के डेली एपिसोड आप सभी के लिए 6 बजे हम लोग अपलोड करते हैं शाम को। तो उसमें आज उसका अगला एपिसोड है ये। तो बच्चे आप सभी को पिछला जो करंट अफेयर्स जो दी गई है उसमें उसकी फीडबैक भी आप कमेंट्स में दिया करें, ताकि पता चले कि हम लोग उसमें क्या क्या सुधार करें। अगर उसमें कुछ त्रुटि रह गई है तो भी आप कमेंट करें, और कैसा लगा है उस वीडियो को भी शेयर करने का प्रयास करें, तभी हम लोग को फीडबैक आपकी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप जो बोर्ड पर नंबर दिए गए होंगे प्रियदर्शी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे, वहाँ जाके आप वहाँ से उस पर फ़ोन भी कर सकते हैं और मेंटरशिप से रिलेटेड या क्लासेज की इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लासेज में डेली करंट अफेयर्स में हम चलते हैं आगे। तो देखते हैं कैसे हम करंट अफेयर्स। तो हाल ही में एक घटना चर्चा में थी कि 2 अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत आप सभी को पता है कि ये जो किशोर कानून है, अर्थात बाल संरक्षण के दिशा में किशोर कानून है, तो इसके लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की सूचीबद्ध करने वाला जो पहला राज्य है भारत का, वो पंजाब है। ठीक है, सांकेतिक भाषा, अर्थात एक बात और करें कि एक तो ब्रेल लिपि भी होती है। आप देखते हैं कि जो बच्चे ब्लाइंड हैं उनके लिए भी ब्रेल लिपि यूज होती है, तो सांकेतिक भाषा ज़्यादातर वहाँ भी यूज होती है। तो एक ऐप बनाया गया है पंजाब ने, तो वो भारत का पहला है। भारत का पहला राज्य जो है पंजाब है, जिसकी चर्चा में थी। तो पंजाब के, आपको पता है कि पंजाब के सीएम, जल्दी से कमेंट करिए, आप देख ही रहे होंगे पंजाब के सीएम कौन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो पंजाब के सामाजिक सुरक्षा और महिला बाल विकास जो मंत्री थे डॉक्टर बलजीत कौर ने, उन्हें आधिकारिक तौर पे 4 अगस्त को इसका उद्घाटन की है आधिकारिक तौर पे। इसके बाद ये है कि सांकेतिक भाषा में ये द्विभाषी ऐप है। अब इसके बात करें, अनुवादक भी है और इसके साथ विशेष शिक्षकों के लिए ये क्या है, कानूनी पैनल भी सूचीबद्ध किया गया है इस पैनल में। ठीक है, अब अगला इसमें देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखें जो बच्चे मूक बधिर हैं, नहीं बोल सकते हैं सांकेतिक भाषा में, जिन्हें मुख्य रूप से श्रवण और वाक की समस्या है, तो वो बच्चे ये कानूनी या पुनर्वास प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए ये लाभदायक होगी। अब बात करते हैं कि जो किशोर न्याय है, तो आप सभी पता है थोड़ा सा किशोर न्याय के बारे में। बाल संरक्षण से संबंधित बहुत सारे एक्ट हमारे यहाँ बनाए गए हैं कि कैसे बाल संरक्षण करें, बच्चों को कैसे उनका बचपन न छीने। आप सभी जानते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन भी इसी बीच कैलाश सत्यार्थी के माध्यम से किया गया है, क्योंकि बाल संरक्षण भारत में कहीं ना कहीं अगर उनका संरक्षण की जाएगी तो वही आगे भारत का भविष्य बनेंगे और कहीं ना कहीं भारत की देश को नेतृत्व करेंगे, भारत के राष्ट्र को नेतृत्व करेंगे। तो बाल संरक्षण कहीं भी, किसी भी व्यक्तिगत रूप से घर परिवार हो या कहीं कहें ढाबा हो या कहीं कंपनी हो, तो उसके लिए व्यक्तिगत स्तर पे भी संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो यह कदम है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण के लिए अधिनियम 2015 के साथ साथ पोस्को अधिनियम जो 2012 में आवश्यकता को भी पूरा करता है, तो इससे रिलेटेड ये एक्ट, ये सांकेतिक भाषा के लिए बनाने के लिए पहला राज्य पंजाब बना है। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब से रिलेटेड जो है जुवेनाइल जस्टिस है ये। अगला क्वेश्चन चर्चा में था एआई से रिलेटेड। रोड सेफ्टी को लेकर ये एआई यूपी में अनोखा प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए आप थोड़ा चर्चा में था। देखते हैं, जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया। ठीक है, आप सभी को पता है कि आने वाले समय में जो ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं वो भी आ रही हैं धीरे धीरे। आपको तो पता ही है, मेट्रो तो चली रही हैं इतने बड़े संचालन में, तो ड्राइवरलेस गाड़ियां आपको पता है कि पूरे के पूरे जीपीएस लोकेशन पे आपका जहां एंट्री होगा, जहां एग्जिट होगा, वहीं एग्जैक्ट छोड़ेंगी। और ड्राइवरलेस अर्थात ये हो गया कि पूरी की पूरी सेंसर के से लैस होंगे। तो सेंसर से लैस होने का मतलब टकराने और एक्सीडेंट से भी आपकी सेफ्टी होगी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे चल रही हैं, इसलिए ये प्रासंगिक है। तो भारत में भी उसके लिए कहीं ना कहीं रोड के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें उसके अनुकूल बनाना होगा, तभी हम इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन में हम देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास रोड भी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अगर एआई आधारित चीज़ें हैं तो देखिए यहाँ पर जो इमेज में है
कहीं ना कहीं उसके लोकेशन। कभी हाल ही में एक चर्चा में थी कि बिहार में एक पुल बना था, जीपीएस लोकेशन दिखा रहे थे, 4 दोस्त पार्टी में जा रहे थे, पता चले शादी में जाने के बजाय वो पुल से नीचे ही कूद पड़े। तो ये ऐसी घटनाएं आती है, तो अब उसमें एआई काम नहीं करेगा, ठीक है। एआई का काम हो जाएगा वहाँ पे कि एआई वहाँ रोक कंट्रोलिंग पावर अपना ये कर लेगा। तो देखिए, तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम के अंतर्गत ये कार्य हुआ है, और इसमें साझेदारी हुई तो आईआईटी लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, टेक कंपनी एम लॉजिका के माध्यम से साझेदारी है। और टेक्नोलॉजी में पता है कि एआई और बिग डेटा एनालिसिस के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है उसमें इनमें इन्वॉल्वमेंट की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे उद्देश्य की बात करें, सबसे पहला उद्देश्य तो है दुर्घटना को बचाना, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ पिछले डाटा है कि 32,000 दुर्घटना ऐसी खतरनाक हुई जिसमें एक साल में 32,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है, ये देखिए। और खतरनाक ब्लैक स्पॉट, आपको पता है कि रास्तों में ब्लैक स्पॉट होते हैं, उनसे बचने के लिए हमें एआई आधारित चीज़ों पे पहचान अच्छा हो जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। अवधि क्या है इसकी, 6 सप्ताह की परीक्षण अभी चल रहा है, परीक्षण के बाद ये हो जाएगा। टारगेट क्या है कि 10 करोड़ का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ का एआई आधारित सड़कों के रोड सेफ्टी के लिए आवंटन किया। तो इस प्रकार से ये चर्चा में था। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुलाई 2025 में किस राज्य में एआई आधारित सड़क सुरक्षा से संबंधित ये पहल की गई है, तो आप उत्तर प्रदेश को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे चर्चा में था करेंट्स में कि शीशा के जो महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है, जो चर्चा में था हाल ही में। तो अब आपने सीमेंट की पुल देखी है, लोहे की पुल देखी है, अब आपने ब्रिज भी देखा है जो वहाँ पे उत्तराखंड में है, आप देखें लक्ष्मण झूला है, देखे हैं रोपवे है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अलग है। तो इसमें भी थोड़ा सा देखें तो ये कांच का पूरा बना हुआ है, तो ये कांच का बना हुआ है। तो ये कहाँ, ये महाराष्ट्र में ही चर्चा में, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वैभववाड़ी तालुका है, वहाँ पे झरने पर ये स्थित है ये झूला, ठीक है। इसके बाद देखें तो ये जो पुल है राज्य का पहला ग्लास आधारित स्काई वॉक ब्रिज है, अर्थात आपको ऐसा लगेगा कि हम आसमान में चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप्स के कुछ चीज़ें हैं, आपको सिनारियो लिखेगी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ही वायरल था ये लुक, तो आप इस चर्चा की वजह मेन थी। तो 22 जुलाई 2025 को आम जनता के लिए ये खोल दिया गया महाराष्ट्र में, आप भी जाके वहाँ देख सकते हैं। इसकी लागत कितनी आई है, तो ये परियोजना में सिंधु रत्न समृद्ध योजना के अंतर्गत ये बनाई गई है। 99.6 लाख रुपए में इसकी लागत आई है। अब जल्दी से परियोजना आ गई है सिंधु रत्न समृद्ध योजना, तो इसके बारे में जल्दी से आप कमेंट करके करिए, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप स्वयं भी रखिए, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ बता दी जाएगी तो शायद आप सर्च इंजन भूल जाएंगे कि सर्च इंजन गूगल नाम का भी दुनिया में कोई चीज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड पुल की आकार क्या है, 22 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर 22 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है बच्चे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आकर्षण क्या है, और कुछ पॉइंट्स में देखें तो विशाल तितली की आकृति के रंग बिरंगे मेहराब की आकर्षण है सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं उसके आकर्षक चीज़ होगी, टूरिज्म को आकर्षित करेगा, वहाँ के लोगों को आकर्षित करेगा, घूमने के लिए मोटिवेट करेगा। तो 2-3 चीज़ें, तो इस एग्ज़ाम में आपके रिलेटेड 2-3 एग्ज़ाम के जो फैक्ट्स हैं, पहला तो यह है स्काई वॉक ब्रिज है, कांच का पहला है। दूसरा यह है कि कितने किलोमीटर है, एक क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि कितने मीटर है, तो 22 मीटर है, किलोमीटर नहीं, 22 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा है। और इसका ये कितना खर्च लगा है, 99.63 खर्च लगा है लाख में, और किस राज्य सरकार ने, तो महाराष्ट्र। तो 3-4 फैक्ट्स हैं, आप याद रखिए किसी भी एग्जाम में। और एक आखिरी फैक्ट ये है कि कहाँ पे, किस लोकेशन पे, तो वैभववाड़ी तालुका है महाराष्ट्र जिले के, ठीक है, सिंधुदुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो से है। इसरो और नासा के जो कॉम्बिनेशन है, निशार, हाल ही में चर्चा था निशार का, निशार, अब जल्दी से निशार का फुल फॉर्म बताइए,
ठीक है। निशार अर्थात नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार से रिलेटेड है, ये है। इसका फुल फॉर्म आप पे पूछा जा सकता है। ये क्या है बच्चे? तो ये संयुक्त रूप से एक पहल है नासा की और किसकी? नासा की और इसरो की पहल है। जल्दी से बताइए, नासा का फुल फॉर्म और इसरो का फुल फॉर्म आप जानते कि नहीं जानते? जल्दी से बताइए, तो कमेंट करिए। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म जल्दी कमेंट करिए, और नासा का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी जल्दी से कमेंट करिए। तो जो फैक्ट हैं, इसके स्टैटिक्स फैक्ट्स हैं, उसको भी हम साथ में कवर अप करके चलेंगे। करंट में तो किसके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या साझेदारी के साथ क्या नवीकरण नवाचार से बनाया जा रहा है, तो वो तो है ही है, लेकिन उसके स्टैटिक्स फैक्ट भी हम ना भूलें तो बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में जब पूछता है तो उसी आधार पे पूछा जाता है। कि चर्चा में बच्चे पढ़ते रहेंगे डायनेमिक, और कभी कभी अंदर नीचे से स्टैटिक्स पॉइंट्स को छू लिया जाता है, तो कहते हैं कि हम पढ़े तो थे लेकिन आया नहीं था। तो हम जब पढ़ें तो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन को कंप्लीट करके पढ़ने का प्रयास करें। तो भारत में इसरो और अमेरिका में जो नासा के जो अंतरिक्ष मिशन है, इसके माध्यम से की गई थी। प्रक्षेपण कब हुई थी बच्चे? 30 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ था, ठीक है। क्या है ये एक लॉन्च व्हीकल है, GSLV F-16 के माध्यम से लॉन्च की गई थी। कहाँ लॉन्च की गई थी? श्रीहरिकोटा, और कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश स्थल में है। और श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश के स्थल प्रक्षेपण केंद्र है, उसका क्या नाम है? तो आप बच्चों बताओ कि क्या नाम है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष, ठीक है, केंद्र नाम है। तो इससे रिलेटेड 5-7 फैक्ट आपने देखा। किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो प्रक्षेपण केंद्र है वहाँ लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 30 जुलाई 2025 को। किसे लॉन्च किया गया? तो निशार को लॉन्च किया गया। क्या है? एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो आपको ये। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर्स, फुल फॉर्म क्या है, लास्ट फुल फॉर्म तो आप बता दीजिए कि नासा सिंथेटिक, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। 5-7 पॉइंट को इसको ऐसे तोड़ के हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड ग्रुप से हाल ही में चर्चा था, तो ब्लड ग्रुप से रिलेशन में देखते हैं कि क्या है। तो एक दुर्लभ, विश्व का सबसे बड़ा दुर्लभ मानव रक्त समूह अभी मिला है, तो उसकी चर्चा हाल ही में थी। आप सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप A, B, C और इसके AB और O ब्लड ग्रुप है। तो इसमें आप सभी को पता है। तो उसके अलावा भी कुछ ब्लड ग्रुप हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, रेयर ग्रुप में आता है। लेकिन उसके बाद भी एक ब्लड ग्रुप मिला है जिसे CRIB, ठीक है, नाम दिया गया है। तो ये कहाँ मिला है? ये इसकी खोज बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक के रोटरी TT के ब्लड सेंटर में इसकी खोज की गई है। अब बात करें, इसे मरीज कहाँ मिला था? कोलार, कर्नाटक के ही कोलार में एक 38 वर्षीय दक्षिण भारतीय महिला है, उनका ब्लड ग्रुप जो है ORH+ है, ठीक है, उसमें एक मिला था। इसका नामांकरण क्या किया गया था? तो CRIB का जो नामांकरण है, CR का है बच्चे क्रोमर है, ठीक है, क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और IB का है तो इंडियन बेंगलोर, अर्थात इनका लोकेशन उसमें ऐड कर दिया गया कि IB अर्थात इंडियन बेंगलोर से रिलेशन है, और क्रोमर का ये सिस्टम है, ग्रुप सिस्टम नाम दिया गया, जिसे CR के नाम से है। देखिए ये CRIB इस टाइप से दिया गया, ये रेयर ब्लड ऑफ ग्रुप में है, ठीक है। अब बात करें कि इसकी पुष्टि कोई ना कोई संस्था करती है, तो इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी ने इसकी की थी, जो ब्रिस्टल UK द्वारा 10 महीने की आणविक विश्लेषण के माध्यम से की गई थी। तो ये चीज़ है। अब बात करें हम थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन की बात करें, तो आपको पता है कि O ब्लड ग्रुप जो है, O ब्लड ग्रुप जो है, O ब्लड ग्रुप आप सभी को पता है कि O ब्लड ग्रुप 42% लोगों में पाया जाता है। आप, ठीक है, आप भी जल्दी से, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है जल्दी से कमेंट करिए। अब A ब्लड ग्रुप 31% लोगों में देखा गया, A+, ठीक है, B में 15%, जैसा कि हमारा BB+ है, ठीक है, तो B+। तो इसी तरह से देखें तो ये जो दुनिया की आबादी जो है
उसकी ब्लड ग्रुप का रेशियो यहाँ बताया जा रहा है कि रेयर में। तो अब ए बी जो ग्रुप है 5% लोगों में 3 ऐसे करके 1%, ए बी माइनस जो 0.05%, तो ऐसे करके। तो एक क्वेश्चन आपके स्टैटिक में ये भी बनता है कि ब्लड ग्रुप किसने खोज की, तो आप सभी जल्दी से कमेंट करिए, है ना। लॉर्ड कार्नस्टीन करके नाम एक आता है। इसके साथ साथ अब वो जो ब्लड ग्रुप है उसमें डोनर कौन है ना, और इसके बाद दानदाता और ब्लड का, और उसके बाद लेने के लिए लेन देन में कौन कौन है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए कि ए बी और ओ का क्या संबंध है, ओ प्लस और ए बी निगेटिव में जो क्या संबंध है। ये सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन जो भी है ये पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख लेते हैं। तो ये अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही था कि ये ICMR जो है, ICMR के सहयोग से एक रेयर डोनर रजिस्ट्री की शुरुआत भी की गई है, ताकि हमें एक बैंक्स के रूप में एक अवेलेबिलिटी हो। आप सभी को पता है कि ब्लड बैंक भी होता है जहाँ पे ज़रूरत की आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ब्लड वहाँ से एक्सचेंज कर लिए जाते हैं दे देकर। तो इस प्रकार से अगर रेयरस्ट वाले में भी अगर होगा तो किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है अगर वो मैच किया जाएगा तो इस प्रकार से एक दुर्लभ मानव रक्त से संबंधित एक क्वेश्चन हाल ही में चर्चा था, तो उसे हम लोग डिस्कस कर लिए। अब ब्लड ग्रुप की जानकारी की बात करें तो हम ब्लड ग्रुप ओ जो ब्लड ग्रुप है ये ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ओ ब्लड ग्रुप किससे ले सकते हैं, ध्यान रखिए, जो ओ प्लस है ये प्लस और ये माइनस दोनों से ले सकते हैं, और ए माइनस जो ग्रुप है ये केवल ए और ए माइनस से ही ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी है। और लास्ट में देखें सबसे कौन ले सकता है, तो ए बी प्लस वाला जो ग्रुप है ये सभी लोगों से ले सकता है। ए बी प्लस हो, ए बी माइनस हो, या फिर बी प्लस हो, बी प्लस माइनस हो, ए प्लस हो, ओ प्लस माइनस दोनों से ले। तो अर्थात सर्वग्राही अगर बात करें तो ए बी प्लस की बात आ जाती है, और सर्वदाता की जब बात करें तो हम ओ की बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे रेड RBCs हैं, तो ए ब्लड ग्रुप है तो ये एंटीजन ए बी बनाते हैं, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन यहाँ पे ए बनाते हैं। इसके बाद अगर देखें ए बी है तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं बनता है, ठीक है, एंटीजन ए बी में कोई नहीं बनता है। और ओ ब्लड ग्रुप है तो ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन यहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा ये क्वेश्चन। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने बताया था कार्ल लैंडस्टर की चर्चा कर दिया था मैंने, रक्त समूह में बता दिया था। ए बी ये मूल है, ए बी ओ कब खोजी गई थी, तो ये 1930 में चिकित्सा में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था कार्ल लैंडस्टीनर को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। तो इसी से स्टैटिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं होता है कि अब चर्चा था रेयर शब्द ब्लड ग्रुप में, उसी में अंदर घुस के कार्ल लैंडस्टीनर के कोई एक इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाएगी तो आप भौचक्के रह जाएंगे, इतना स्टैटिक कैसे पूछा जाएगा। तो ये इसमें ज़्यादा आपको टेंशन, तो हमेशा जब आप पढ़ें तो स्टैटिक डायनामिक को कंपेरिजन करके चलें। एक और देखें तो 1628 में अंग्रेजी चिकित्सक विलियम हार्वे ने खोज की थी रक्त हृदय द्वारा पंप होकर पूरे शरीर में लगातार चक्र अर्थात सर्कुलेशन के रूप में बहता है, इसकी बात उन्होंने कही थी। 1940 में इन्होंने, है ना, लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वियनर ने मिलकर RH फैक्टर को भी खोजा था जो निगेटिव ग्रुप में, तो यहाँ कट रहा है तो उसकी बात हम लोग कर लेंगे। तो RH फैक्टर निगेटिव भी बनाता है तो उसके बारे में भी इन लोगों ने मिलकर खोजा। तो इस प्रकार से ब्लड की रिलेशन की पूरी जानकारी होगी। और बायोलॉजी में आप कोशिश करिए कि साइंस के पोर्शन में ये पूछे जाने की संभावना है, वनडे एग्जाम हो चाहे SSC रेलवे में। अब एक क्वेश्चन से हाल ही में चर्चा था भरतनाट्यम से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि किस राज्य का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। अब बात है भरतनाट्यम के बारे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसी ने। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 170 घंटे अर्थात जुलाई 2025 में 170 घंटे का विश्व रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया तो उनका नाम है रेमोना परेरा। क्या नाम है? रेमोना परेरा नाम है। ये देखिए यही है, इन्होंने जो रिकॉर्ड भी वर्ल्ड चैंपियन में इन्हें मिला है, ठीक है। अब बात करें इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में तो इन्होंने 21 जुलाई से लेकर लगातार 28 जुलाई 2025 तक इन्होंने भरतनाट्यम का नृत्य किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो
एक रात तो जग नहीं पाते हैं, तो हम ये नाट्यम की बात कहाँ, तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं जिस क्राइटेरिया पर ही किए जाते हैं। पिछला 170 घंटे से अब बात करें कि 127 घंटे का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। आपका एग्ज़ाम में बस यही पूछा जा सकता है कि जो रेमोना परेरा थे उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, कितने घंटे का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो 127 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ के 170 घंटे बनाया है। तो इसके क्राइटेरिया बच्चे ये हैं कि प्रत्येक 3 घंटे नृत्य के बाद केवल 15 मिनट का विश्राम लिया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये नॉन स्टॉप किया गया, क्या है, प्रत्येक 3 घंटे के बाद 15 मिनट का रिलैक्स। ये करते करते 21 से 28 तक की एक सप्ताह की ड्यूरेशन में इन्होंने 170 आवर का इन्होंने भरतनाट्यम का नृत्य किया। ये बहुत ही एक अपने आप में उपलब्धि थी। सर्टिफिकेशन की बात करें तो नृत्य में इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर इन्हें मान्यता दी गई है। अब बात करें कि ये कर्नाटक के मैंगलुरु के रहने वाली ये 23 वर्षीय सेंट एलोसियस कॉलेज की बीए की अंतिम वर्ष की छात्रा है। सबसे बड़ी तो उपलब्धि यही है, जो बीए के बच्चे हैं ये इतने कम उम्र में ऐसे अगर रिकॉर्ड बनाने लगे तो भारत के लिए हमारे उपलब्धि से कम नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ भरतनाट्यम की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों में उत्पत्ति हुई थी। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंध है राज्य का, और सबसे प्राचीन ये शास्त्रीय नृत्यों की शैली में से भी एक है। तो अब बात आती है शास्त्रीय नृत्य, तो अब जल्दी से कमेंट करिए कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा एक अलग क्राइटेरिया पे होता है, तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं उसकी भी चर्चा करिए आप। और देखिए, तो अब जब भरतनाट्यम जब भी हम करते हैं तो भव्यता, फेस की भव्यता, इसके साथ चेहरे की सटीक भावों का जो अभिनय है वो है। इसके बाद लयबद्ध कदम के साथ साथ जो अभिनय की जो मुद्राएं होती हैं, हस्त मुद्राएं जो होती हैं, उसके हिसाब से ये बनाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा इनकी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 170 आवर का था। तो ये चर्चा में था, तो हमने देख लिया ये कहाँ का बच्चे, ये कहाँ इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है ना, जबकि तमिलनाडु का संबंध ये भरतनाट्यम से है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हरित क्रांति की। ठीक है, क्वेश्चन हाल ही में चर्चा था कि महाराष्ट्र राज्य में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती थी। वहाँ 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो महाराष्ट्र में ये पहल की गई थी। और आप सभी को पता है कि हरित क्रांति 1966 के आसपास की सबसे, ये स्वामीनाथन जी हैं, इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ। ये भी इन्होंने जो उपज थी, पैदावार थी, इन्होंने बढ़ाया था। कहीं ना कहीं जो मैक्सिको की गेहूं की प्रजाति थी उस पर बढ़ाया था। तो हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी करें। तो हम बात करें सतत कृषि दिवस में, तो बात करें इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण के लिए अनुकूल खाद्य प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए सशक्त बनाना है। ये टारगेट महाराष्ट्र सरकार ने लिया है इनकी जयंती पे 7 अगस्त को। ठीक है, अब बात करें स्वामीनाथन की जयंती की जन्म शताब्दी, तो ये 100वीं जयंती के अवसर पर ये शुरू किया गया। इसके साथ साथ बात करें कि इन्होंने खाद्य सुरक्षा में भारत में अमूल्य योगदान दिया है, जिसके कारण इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ साथ ही वर्ष 2024 में ही इन्हें सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गेहूं की और चावल की जो प्रजाति थी उसको विकसित करने में, उसकी जो वैरायटीज है उनको विकसित करने में इन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल अपनाया था। हरित क्रांति का संबंध किस वर्ष हुआ था? हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का अगर हिस्टोरिकल फैक्ट देखें तो थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। इसके प्रणेता जो थे अमेरिकन कृषि जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। क्या थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, जो कृषि वैज्ञानिक थे, डॉक्टर क्या नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने मैक्सिको में गेहूं की उच्च हाई इल्ड वाली जो वैरायटी वाली थी उस पर इन्होंने काम किया था।
और उस पर इन्होंने सफलता पाई थी। ठीक है, तो अब हरित क्रांति शब्द की बात करें कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो सर्वप्रथम 1968 में विलियम गार्ड ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, विलियम गार्ड ने। अब भारत में हरित क्रांति की जब बात करते हैं तो 1966 से 68 के मध्य में भारत में ये हरित क्रांति की पहल शुरू की गई, और ये HYV सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज है। HYV का क्या हो गया, HYV में क्या हो गया, हाई यील्डिंग और वैरायटीज की बात है, अर्थात अत्यधिक उत्पादन करने वाली ये सीड्स की बात आ रही है। ये तो बीजों का इस्तेमाल करके, विशेषकर इसमें गेहूं और चावल के बीज इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, जिसमें इसकी उपज अधिक हो गई थी। तो उपज बढ़ाने के लिए ये भी हमें देखना है कि उपज बढ़ाने के लिए जो यूरिया है, पोटास है, जैसे रसायन का और कीटनाशक का भी प्रयोग करना है, क्योंकि जब भी हम कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, कीट हमारे फसल को नुकसान कर देंगे। इसी तरह से हम अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर हम खाद्य अगर खेतों में न छिड़काव करें आवश्यकता अनुकूल, तो भी प्रोडक्शन नहीं बनेगा। तो हर मानक को देखते हुए कहें तो 1966 में जो हरित क्रांति रही भारत में सफल रही। पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो किस्म थे ये अधिकतर उत्पादन हुए। अब बात करें सर्वाधिक उत्पादन वाले कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे, तो हम चर्चा करते हैं। तो अब इससे रिलेटेड आप जान लीजिए कि सर्वाधिक उत्पादन के मामले में जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तो इसमें अग्रणी किसमें है, आप तैयारी करिए कि गेहूं में सर्वाधिक अग्रणी कौन सा राज्य है, चावल में सर्वाधिक अग्रणी राज्य कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। ये न केवल तैयार करिए बल्कि इनके क्रम भी तैयार कर लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, एसेंडिंग और डिसेंडिंग सब के सब आप तैयार करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं कि एसेंडिंग और डिसेंडिंग में कौन कौन से ऐसे हैं जो पहले है, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे रैंक पे आए हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फल के उत्पादन में सबसे शीर्ष राज्य पर कौन है, अंडा के उत्पादन में सबसे शीर्ष राज्य पे है। तो इसी से प्रेरणा लेकर हम चीज़ों को और अपने करंट को अपडेट कर सकते हैं। अब बैठे बैठे देखिए, इसी को बोलते हैं क्विक रिवीजन एंड फास्ट रिवीजन। हम पढ़ रहे हैं हरित क्रांति, आंख बंद किए तो हरित क्रांति से रिलेटेड जितने हमारे फैक्ट्स हैं हमारे माइंड में आ गए। इसके बाद भी मैंने रिवीजन कर लिया कि सबसे अधिक उत्पादन गेहूं उत्पादन किस राज्य में है। सबसे न्यूनतम उत्पादन की बात नहीं आएगी, अधिकतम उत्पादन ही आएगा, और अधिकतम उत्पादन भी है तो कितने क्विंटल टन उत्पादन हुआ है ये पूछा जा सकता है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी प्राइस क्या है एट अ टाइम सबसे ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें इस तरह से आप अपने को एनालिसिस करने का तरीका डेवलप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये टाइगर रिजर्व से हमेशा चर्चा में था, एक क्वेश्चन टाइगर रिजर्व से चर्चा था। थोड़ा सा इमेज ज़्यादा खिंच गई तो जो टाइगर जी हैं थोड़ा सा अलग ही दिख रहे हैं। ठीक है, आइए, तो बादीपुर एक टाइगर रिजर्व है जिससे हाल ही में चर्चा था। 29 जुलाई, आप सभी को पता है कि 29 जुलाई को ही शायद ये टाइगर रिजर्व से संबंधित टाइगर दिवस भी मनाया जाता है। ये भी देख लेते हैं। जुलाई जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व हो गया, अर्थात भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र में बाघ घनत्व वाले अगर जो कोई अभ्यारण्य या रिजर्व है तो बादीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे बाघों की आबादी ज़्यादा है, जो टाइगर की आबादी है ज़्यादा है। ठीक है, तो इनमें क्षेत्रफल कितना है इनका, यहाँ पे ये प्रति वर्ग 100 वर्ग में कह रहा है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 19.83 बाघ रेशियो औसतन बताई जा रही है। ठीक है, अर्थात 19 बाघ की बात बताई है। अब ये दूसरा, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो 19.56 रेशियो प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया में बताया जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, काजीरंगा असम का। काजीरंगा कहाँ है, असम का है। इसी से हम जान गए कि काजीरंगा कहाँ है, असम के मुख्यमंत्री द्वारा जारी। तो इस प्रकार से हमने 3-4 चीज़ जाना कि बादीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। जल्दी से कमेंट करिए कि अब हमें इसको नहीं बताया तो बादीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या है बच्चे, जिम कॉर्बेट जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और काजीरंगा आपने बता ही दिया असम में है। ठीक है, चलिए
अब बात करें कि 29 जुलाई को ही हमने बताया कि 29 जुलाई को ही ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक है, वैश्विक स्तर पे, है ना, वैश्विक टाइगर दिवस मनाया जाता है। अब इसकी बात करें शुरुआत तो वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में शुरू की गई। सेंट पीटर्सबर्ग वहीं पे है। सेंट पीटर्सबर्ग में जो समिट हुई थी 13 देश उसमें भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे? 13 देश भाग लिए थे। और समिट 2022 तक बाघों की संख्या 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया था। जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो समिट हुई थी, बाघों की जो संख्या थी वो 2 गुना बढ़ाने का टारगेट रखा गया था, जो भारत में आज अगर देखें तो सफल है वो योजना। भारत में विश्व में कुल बाघ की आबादी में 75% हिस्सा जो है भारत की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब बात करते हैं एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए बनाई है, ठीक है, नेशनल टाइगर, इसके साथ कंजर्वेशन और अथॉरिटी, है ना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, है ना, और अथॉरिटी, ठीक है। अब बात करें कि इसे संसद ने, भारतीय संसद ने इसे कानून के तहत दिया है और ये स्थापना दिसंबर 2005 में टाइगर टास्क फोर्स के रूप में की गई थी। टाइगर टास्क फोर्स के रूप में सिफारिश के बाद की गई थी। और ये जो है वन्य जीव अधिनियम 1972, आपको पता है IUCN की जो वो है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में 2006 में संशोधन के बाद इसे कानूनी रूप का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब बात करें कि यह भारत सरकार के, ये जो वर्क है भारत सरकार के पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत ये आने वाला टास्क है जिसे भारत सरकार करती है। इसका टास्क का काम ही है कि भारत में बाघों के संरक्षण और बाघों की समृद्धि के लिए कार्य करना, ठीक है। इसीलिए तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए और आशा करते हैं कि एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है लास्ट ये है कि भारत में पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ की गई है, ठीक है। मेक इन इंडिया के तहत पता है कि मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट की दी थी। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, आपको पता है कि किसी भी देश की अगर ग्रोथ है, किसी भी देश अगर आज अपने डेवलपमेंट के मापक है तो उसे खुद के स्वदेशी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। स्वदेशी निर्माण, स्वदेशी उत्पाद, और मेक इन इंडिया उसी चीज़ को प्रमोट करती है जो 2014 में ये पहल की गई थी। ये देख रहे हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। इसकी बात करें तो दीनदयाल बंदरगाह चर्चा में था। ये दीनदयाल बंदरगाह कंडला गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। ये केंद्रीय मंत्री 2025 में सर्वानंद सोनोवाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? 1 मेगावाट जो हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का प्रारंभ किया गया था, इसकी बात हो रही है। 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादन की ये क्षमता है। कितनी? 140 वर्ष, ठीक है। अब इतना इसमें फ्यूचर में ये लक्ष्य है कि 10 मेगावाट की बड़ी परियोजना का ये पहला चरण की ये आधारशिला रखी गई है मई 2025 में, ठीक है। आगे जो है 10 मेगावाट की बड़ी परियोजना की आधारशिला में ये पहला 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की ये प्लांट की स्थापित की गई। तो इससे रिलेटेड आपका पूछा जा सकता है। 5-6 फैक्ट आपको यहाँ पे आ गए। अगर देखें तो पहला फैक्ट ये है कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है, तो पहला है कांडला, किस राज्य में है, तो गुजरात में है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसने उद्घाटन किया, तो जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया। तीसरा क्वेश्चन कितने हैं, तो 140 मीट्रिक टन हाइड्रोजन प्रति वर्ष की ये है क्षमता है इसकी। तो इस प्रकार से हमने देखा आगे इन फ्यूचर में 10 मेगावाट परियोजना की आगे करना है, ठीक है। अगला, अब दीनदयाल बंदरगाह के बारे में अगर जान ले तो थोड़ा सा DPA के बारे में जान ले, तो भारत के जो 12 राष्ट्रीय बंदरगाह हैं उनमें से एक ये दीनदयाल है। हालांकि अब एक बढ़ गया है, शायद 12 और प्लस 1 और हो गया है। जल्दी से बताइए कि 13वां एक कौन सा बढ़ा है? आई थिंक एक और बढ़ा है, ध्यान नहीं आ रहा। तो अब ये हम बताइए कि गुजरात के कच्छ ज़िले में है।
कंडला मन्नार की खाड़ी। अब एक क्वेश्चन से ज्योग्राफी का मन्नार की खाड़ी आ गया, तो मन्नार की खाड़ी से भी रिलेटेड वहाँ के लोकेशन देख लीजिए कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, ठीक है। और पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी से क्या संबंध है। मन्नार की खाड़ी उधर इधर आपको पश्चिम में दिख रही है मन्नार, और पाक की खाड़ी आपका श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य में दिख रही है, जो स्टेट पाक स्टेट है। तो ऐसे करके चीज़ें को आप एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। ये है प्लांट, ठीक है। इसके बाद करके कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी है, पूछा जा सकता है कि कार्गो के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला का ये दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण जो है ये है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ये चीज़ें, ठीक है। कांडला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने करंट अफेयर्स की आपको भी 10-15 क्वेश्चंस की स्लाइड को एनालिसिस करने का तरीका बताया। बच्चे ये करंट अफेयर्स जब इस मोड में अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों की सटीक तैयारी हो जाएगी, एनालिसिस क्षमता डेवलप हो जाएगी। और कहीं भी अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे, उस न्यूज़पेपर में अगर कोट भी देख लेंगे, तो आजकल जैसे एआई में आप कोई भी चीज़ पूछते हैं सारी फॉर्मेटिंग में दे देता है, तो उसी प्रकार से आपके माइंड में फॉर्मेटिंग हो जाएगा कि हाँ कांडला बंदरगाह, अच्छा कांडला बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, उससे की स्थापना से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे 1 बाय 1 करके आपके आ जाएंगे कि इस कच्छ के एरिया में है। इसके साथ साथ जितने भी फैक्ट्स हैं तो ये तोड़ के करेंगे तो आपके साथ सारी की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स है वो उसमें बीट नहीं करेंगे बल्कि आप हिट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, फिर अगले दिन के एपिसोड में हम मिलेंगे। आप सभी से यही आग्रह है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें और इसे एक बार देखने के साथ 60 नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। और साथ में लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। इसके साथ बच्चे अपने दोस्त हैं उनको भी ये सलाह दें कि ये अच्छी वीडियो है तो उन्हें भी देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल बनाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।